हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लासेस के चैप्टर 2 की बात करेंगे। तो चैप्टर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अक्ष, पहला टॉपिक है अक्ष। अक्ष का मतलब होता है पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है उसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में दो बार बांटती है। मतलब एक 30.5 डिग्री नॉर्थ में यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। ठीक है, अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री कोण पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विषुवत वृत्त की। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो आप कैसे समझेंगे इसको। तो फिर अक्षांश की बात करें, इंग्लिश वर्जन आल्सो अवेलेबल। लैटिट्यूड्स है जिसको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। आइए समझते हैं अक्षांश रेखाएं और समांतर रेखाएं कहते हैं किसको। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हो ये हमारे कुछ पृथ्वी है, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। मतलब कुछ इस तरह से मैं बनाने की कोशिश किया हूँ। तो अक्षांश जो है ऐसे जाती है, थोड़ी इस प्रकार की। ये जो है हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, और ये इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। फिर यहाँ आता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आते हैं। और ये आता है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ आता है आपका कर्क रेखा। ठीक है, और यहाँ आता है आपका मकर रेखा। और ये बीच वाला होता है विषुवत वृत्त। कौन सा होता है? विषुवत वृत्त, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है। ये काल्पनिक रेखा है, ये कोई असली वाला रेखा नहीं है। ये जो है इस रेखा को मानकर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अच्छी से स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के। तो पहला है उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है। तो हमने क्या बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि जो वृत्त होता है अपना, ठीक है, जैसे हम पृथ्वी मान लें, ये हमारा विषुवत गया रेखा 0 डिग्री। सूर्य हम मानते हैं यहाँ है हमारा सूर्य। ठीक है, अगर ये कर्क रेखा की तरफ जाता है, किसकी तरफ जाता है? कर्क रेखा की तरफ, तो सीधी रोशनी यहाँ पड़ेगी इसकी कर्क रेखा पे। तो यहाँ क्या होगी? गर्मी पड़ेगी, तड़ाके वाली गर्मी पड़ेगी। अगर यही सूर्य की रोशनी अगर इधर मकर रेखा पे आती है तो तड़ाके वाली गर्मी, यानी तड़ाके मतलब अधिक गर्मी इधर मकर रेखा पे पड़ेगी। अगर हम इसके ऊपर की बात करते हैं, यानी ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। अगर हम 66.5 डिग्री की बात करें, जो ये रेखा गई है, ठीक है, तो यहाँ क्या होती है? सूर्य की रोशनी हल्का तिरछी हो जाती है। ठीक है, तो यानी ये जो बीच वाला रेखा है, यानी 23.5 डिग्री और 0 डिग्री की जो बीच का जगह है, इसको हम उष्ण कटिबंध कर सकते हैं। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच की जो स्थिति है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो बहुत हल्की हल्की सूर्य की रोशनी पहुँचती है, इसलिए जो गर्मी की मात्रा कम होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ठंडा रहता, मौसम ठंडा रहता है। और ये 66.5 डिग्री ऊपर की अगर बात करें तो ये शीत कटिबंध में आ जाता है। ठीक है, इधर 66.5 डिग्री के ऊपर की नीचे की बात करें ये शीत कटिबंध में आ जाता है। और उधर 66.5 डिग्री की बात करें ऊपर की तरफ, ये वाले हिस्से की अगर बात करें हम, तो ये किस में आ जाता है? ये शीत कटिबंध में आ जाता है। ये वाला हिस्सा की अगर हम बात करें तो ये शीत कटिबंध में आ जाता है, और ये वाला हिस्सा ये शीत कटिबंध में आ जाता है। अच्छा, एक बात और इसमें रहता है, टुंड्रा और टैगा, दो नाम आते हैं। नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी वैसा नाम हो। ठीक है, तो टुंड्रा अगर पूछे सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, टुंड्रा में पड़ता है कि टैगा में पड़ता है? तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है टुंड्रा में। कहाँ पड़ता है? टुंड्रा में। ओके, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? टुंड्रा में। फिर सबसे कम ठंड पड़ता है टैगा में। ठीक है, क्योंकि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी
वहाँ ठंड अत्यधिक पड़ेगा, ये आप भी जानते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो यही बात है, शीतोष्ण कटिबंध यहाँ टेम्परेट जोन है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त पे 66.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव पे वृत्त 66.5 डिग्री। अब जो अगर भारत की बात करें, अगर इस भारत की स्थिति की हम बात करें, तो भारत किस रेखा में जाता है? तो भारत कुछ हमारा यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा पे पड़ता होगा, मकर रेखा से कोई वास्ता नहीं है भारत से। आप कमेंट में ये करके बताइएगा कि भारत के किस किस राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। आप ये जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम शीत कटिबंध। तो वही मैंने आपको अभी बताया कि 66.5 डिग्री के ऊपर की जाएंगे हम, यानी नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ, या 66.5 डिग्री के नीचे आएंगे यानी 90 डिग्री साउथ की तरफ चलेंगे, तो वहाँ जो है अत्यधिक ठंडा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है। फिर बात करते हैं देशांतर। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर की भी आवश्यकता होती है। अब ये क्या चीज़ है, अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे ये हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए कुछ समय के लिए पृथ्वी है, ये हमारा अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं, और ये हमारा देशांतर है, ठीक है, ये क्या है? देशांतर है। अगर हम कह दें भारत हमारा कुछ इस जगह पे है, तो हम कहते हैं अक्षांश रेखा, यानी अक्षांश रेखा पे है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती है यहाँ पे, ठीक है। हम कहेंगे अक्षांश रेखा पे। तो अक्षांश में अगर हम कोई भी जगह मान लें कि अगर हम कहते हैं यहाँ पे 8 डिग्री पहुँचा है, ठीक है, तो सिर्फ 8 डिग्री तो यहाँ भी आएगा, 8 डिग्री यहाँ भी आएगा, 8 डिग्री यहाँ भी, 8 डिग्री, ये पूरा 8 डिग्री हो जाएगा। अगर हम फिर रियल सही जो स्थिति हम पता नहीं कर पाएंगे, तो सही स्थिति पता लगाने के लिए हमें देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी। तो देशांतर की आवश्यकता से जो है एक एग्जैक्ट लोकेशन हम जो पता लगा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर मान लीजिए समुद्र में कोई हमारी जहाज है, ठीक है, वो समुद्र में फंस गई, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि हम नॉर्थ में अक्षांश रेखा पे इतने डिग्री कोण पे, देशांतर रेखा की इतनी डिग्री कोण पे है, तो हम जो है इसकी स्थिति पता लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम जो है किसी भी देश की स्थिति ज्ञात करने में आसानी हो जाती है। ताइए देशांतर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, सही बात है। और देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में तथा अंशों को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। ओके, अब बात करते हैं, ये अर्धवृत्त है तथा उनके मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, यामोत्तर आपस में मिल जाती है। जहाँ सभी यामोत्तर, सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल जाती है। ये क्या कह रहा है, आइए समझते हैं इसको। कहने का मतलब ये है हमारे कि देशांतर यामोत्तर मिल जाते हैं। क्या इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ये हमारा एक ध्रुव है, ठीक है, और देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार से आती है, कुछ इस प्रकार से। तो दूरी कह रहा है, दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जब ध्रुव की तरफ बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे गई, ये गई यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ पे नज़दीक में दूरी क्या हुई, घटी है, यहाँ भी दूरी क्या है, घटी हुई है। अगर इधर की हम बात करें तो इधर क्या हो रहा है, दूरी क्या बढ़ रही है, यहाँ दूरी देखिए बढ़ रही है। और जैसे जैसे अपने ध्रुव के नज़दीक आ रही है, क्या हो रही है, दूरी जो है कम हो रही है, और एक समय ऐसा आता है कि आपस में जाके मिल जाते हैं ये लोग, ठीक है। फिर बात करते हैं, देशांतर रेखाओं की लंबाई समान एवं अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। आपने अभी देखा कि देशांतर रेखा की लंबाई जो है ये समान होती है, यहाँ भी ऐसे जाएगी, यहाँ भी ऐसे जाएगी, यहाँ भी ऐसे जाएगी। और वहीं अगर हम अक्षांश रेखा की लंबाई बात करें तो ये ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, इस तरह रहेगी, इस तरह रहेगी, इस तरह।
तो आपने क्या देखा, अक्षांश रेखाओं में दूरी जो होती है ढेर और कम हो सकती है, यानी ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन देशांतर रेखाओं में दूरी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच। ये क्या है, राजकीय वेधशाला लंदन को प्रमुख मानकर इसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। इसकी वजह से हम लोग एक समय का निर्धारण कर पाते हैं। तो एक समय माना गया है, एक मध्य समय माना गया है 180 डिग्री पूर्व पश्चिम, देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। इसी डिग्री को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद कहें निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरूमत, एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिएगा आप भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरूमत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का जल डमरूमत, बेरिंग जल डमरूमत, फ्लोरिडा जल डमरूमत और जिब्राल्टर जल डमरूमत। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा आपको, तब से आप सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर बात करते हैं देशांतर व समय। एक देशांतर पर समय की स्थिति समान होती है। तो ग्रीनविच की अगर बात करें, अब आइए इसको हम समझते हैं, थोड़ा समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जैसे हमारा पृथ्वी है, यहाँ कुछ मानक यामोत्तर गए हैं, यानी ग्रीनविच समय लिया गया है। ठीक है, अगर हम सूर्य समय इस तरफ जाएंगे, यानी सूर्य इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, अगर सूर्य इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो हमारा भारत यहाँ है, ग्रीनविच 180 डिग्री भी लिया है। ठीक है, और भारत का मानक यामोत्तर समय माना गया है 82.5 डिग्री पे। कितना माना गया है? 82.5 डिग्री पे, यानी भारत का मानक यामोत्तर समय 5.5 घंटे लंदन के ग्रीनविच से आगे है। समझ में आया? उसकी बात करते हैं, अगर हम समय सीमा की बात करें तो हम 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमते हैं, 4 मिनट में 1 डिग्री गुणन करती है पृथ्वी। अगर उदाहरण की बात करें तो ग्रीनविच में अगर 15 जैसे 12 बजे हैं, ग्रीनविच में क्या बजे हैं? 12। अगर यहाँ ग्रीनविच है, अगर यहाँ 12 बजे है, तो अगर हम पूर्व की ओर आएंगे, ठीक है, किस तरफ आएंगे? पूर्व की ओर, तो वहाँ क्या होगा, जैसे हम 15 डिग्री आगे बढ़े पूर्व की ओर तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी 12 से कितना बच जाएंगे? 1 बच जाएंगे। ठीक है, अगर ये 15 डिग्री हम पश्चिम की ओर जाएं तो यानी 12 में 1 घंटे कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 11। इधर आएंगे तो कितने बच जाएंगे? 11 बच जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि का समय विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? मतलब रात का समय और दिन के समय में विभिन्नता क्यों होती है, इसका कारण बताना है। तो इसके पहले हम पहला वाला देख लेते हैं, क्या था क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका ऑप्शन है बेरिंग जल डमरूमत। ठीक है, अब है हमारा अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय, रात्रि का समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, क्या इस कारण से होती है दिन और रात का समय? जी नहीं। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण करती है, मतलब सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमण करता है पृथ्वी, क्या इसलिए होता है? ऐसा भी नहीं है। स्थान के अक्षांशीय स्थिति के कारण जो है दिन और रात की स्थिति अलग होती है, ये भी नहीं है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, नत अक्ष मतलब अपने अक्ष पे, क्योंकि पृथ्वी कुछ इस तरह से घूर्णन करती है, हमारी कुछ इस प्रकार से घूर्णन करती है, जैसे मान लो आप ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी कुछ इस तरह से घूर्णन करती है, सूर्य के परिक्रमण करती है, मतलब जैसे सूर्य परिक्रमण इसको कहते हैं, अब घूर्णन किसको कहते हैं? मतलब अपने अक्ष पे घूर्णना, अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर होगा, पृथ्वी का नत अक्ष पे परिक्रमण के कारण दिन और रात के समय विभिन्नता देखा गया है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब और इस वीडियो का जो PDF है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उस टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी हमारे भाई दोस्त हैं, जो भी हमारी सिस्टर हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो हिंदी मीडियम से, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट नोट्स उनके बहुत काम में आएगा। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली जुड़ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ मुझे पर्सनली हमसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने हमारे इस चैनल को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।